मुख्य सड़क से परहेज करके अंधेरी गलियों में चलता हुआ विकास आधे घंटे में रिवर व्यू होटल के पिछवाड़े में पहुंच गया। पिछवाड़े का दरवाजा खुला था। विकास ने झिझकते हुए भीतर कदम रखा। लिफ्ट के करीब गले से टखनों तक आने वाला एक गाउन पहने योगिता खड़ी थी। तब पहली बार अपनी जैकेट की जेब में मौजूद जनक की रिवॉल्वर पर से उसकी उंगली की पकड़ ढीली हुई। योगिता पर उसके आकर्षक व्यक्तित्व का फेमस जादू अभी तक चला हुआ था। तभी तो उसके स्वागत के लिए वहां पुलिस नहीं, वो खुद मौजूद थी। विकास ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। योगिता लिफ्ट में दाखिल हुई। विकास भी चुपचाप उसके साथ लिफ्ट में दाखिल हो गया। योगिता ने एक बटन दबाया, लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और उसका पिंजरा ऊपर को उठने लगा। विकास ने नोट किया कि योगिता ने अपने बालों में कंघी फिरा ली थी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी लगा लिया था। ये बात विकास के लिए बड़ी आशाजनक थी। अगर योगिता ने अपने बाप के कथित हत्यारे के साथ बेरुखी से पेश आना होता तो उसने आधी रात को सोते से उठकर यूं अपने आप को आकर्षक बनाने की कोशिश न की होती। दूसरी मंजिल पर आकर लिफ्ट रुकी। उस मंजिल पर किसी और विंग में शबनम का कमरा था। आओ, योगिता लिफ्ट से बाहर कदम रखती हुई बोली। विकास चुपचाप उसके साथ हो लिया। एक लंबा गलियारा पार करके वो योगिता के कमरे तक पहुंचे। उनके कमरे में दाखिल होने तक भी गलियारे में किसी तीसरे शख्स के कदम नहीं पड़े थे। कमरे में पहुंचकर योगिता ने शांति की सांस ली। उसके चेहरे पर से उत्कंठा के भाव धीरे धीरे छटने लगे। तौबा, वो बोली। यहां पहुंचने तक मुझे यूं लग रहा था जैसे पुलिस तुम्हारे नहीं मेरे पीछे पड़ी हुई थी। सॉरी, विकास खेदपूर्ण स्वर में बोला। बैठो। विकास एक कुर्सी पर बैठ गया। कॉफी पियोगे? कॉफी? विकास ने भवें उठाई। इस वक्त कहां से मिलेगी? यहीं बनेगी, लेकिन ब्लैक। दूध रखने की यहां सुविधा नहीं है। तुम्हें नाहक तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर ठीक है। योगिता ने एक बिजली की केतली में पानी भरकर उसका संबंध करंट से जोड़ दिया। विकास ने एक सिगरेट सुलगा लिया। कॉफी तैयार हो चुकने तक उन दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुआ। कल, विकास कॉफी की एक चुस्की लेता हुआ बोला, मैं होटल का बिल नहीं अदा कर सका जाने से पहले। मैं बिल बिल को छोड़ो, वो विकास के सामने पलंग पर बैठती हुई बोली। तुम पर कत्ल का इल्जाम है और तुम्हें बिल की पड़ी हुई है। तुम असल बात पर आओ जिसके लिए तुम यहां आए हो। योग्यता को उसने क्या बताना था, इस बारे में विकास वहां पहुंचने तक बहुत सोच विचार कर चुका था। पहले उसकी मर्जी उसे अपनी ठगी की योजना के बारे में बताने की नहीं थी, क्योंकि उससे उसके इमेज खराब हो सकता था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ठगी की योजना के बारे में बताए बिना वो योगिता को यह हरगिज नहीं समझा सकता था कि आखिर उसके पापा के कार बाजार में वो करने का गया था। उसकी जगह कोई और कहानी घड़कर सुनाने में वो खतरा था कि योगिता को उसकी सारी कहानी पर ही अविश्वास हो सकता था और फिर वो उसे हत्यारा समझ सकती थी। उसकी असली कहानी पूर्णतः विश्वसनीय थी, यह बात पहले ही तब साबित हो चुकी थी जब बख्तावर सिंह को उस पर विश्वास आ गया था। विकास ने बिना लाग लपेट के उसे सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया। योगिता, वो बोला, अखबार वालों ने लिखा है कि मैं तुम्हारे पापा पर एक बोगस चेक थोपने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि यह बात गलत है। जो चेक कार की पेमेंट के तौर पर मैंने तुम्हारे पापा को ऑफर किया था वो बोगस नहीं था। तुम्हारी जानकारी के लिए यहाँ कमर्शियल स्ट्रीट में स्थित नेशनल बैंक में मेरे 50,000 रुपये जमा है। मुझे पहले ही अखबार में छपी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, योगिता बोली। जो ऐसे ठग होते हैं उनकी सूरत से ही पता लग जाता है कि वो ठग हैं। मेरी सूरत से मैं तुम्हें ठग नहीं लगा? कतई नहीं। लेकिन, विकास जी कड़ा करके बोला, मैं हूं। क्या? ठग। क्या? योगिता सख्त हैरानी से बोली। योगिता, मैं एक ठग हूं। मैं पेशेवर ठग हूं।
जिस वक्त तुम्हारे पिता का कत्ल हुआ था उस वक्त मैं उन्हें ठगने की ही कोशिश कर रहा था। वो कई क्षण अपलक विकास को देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे विश्वास नहीं होता। उसने तीसरी बार अपनी ठगी की योजना दोहराई, जो कुछ समय पहले वो पहले शबनम और फिर बख्तावर सिंह को सुना चुका था। वो अब उसने योगिता को भी कह सुनाया। जब तक कहानी महाजन के कत्ल तक पहुंची थी तब तक योगिता यूं हक्की बक्की हो चुकी थी जैसे कोई प्रेत लीला सुन रही हो, लेकिन गनीमत थी कि उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव नहीं थे। विकास ने धीरे धीरे कत्ल के बाद को भी सारी दास्त विकास ने धीरे धीरे कत्ल के बाद की भी सारी दास्तां कह सुनाई। बस केवल उसने शबनम और मनोहर लाल से हासिल हुई मदद का जिक्र नहीं किया। यह सुनकर कि वह बख्तावर सिंह के आदमियों के हाथों कत्ल होने से बचा था, योगिता के चेहरे पर गहरी संवेदना के भाव प्रकट हुए। अभी तक उसने उसे सुनैना के हत्यारे होने के अपने संदेह के बारे में नहीं बताया था। यह बात वो योगिता का विश्वास और हमदर्दी पूरी तरह से जीत चुकने के बाद जुबान पर लाना चाहता था। उसके खामोश होने के बाद कितनी देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। ये सब तुमने मुझे सुनाना क्यों जरूरी समझा? अंत में योगिता धीरे से बोली। क्योंकि ये हकीकत है, विकास बोला। वो तो हुआ, लेकिन यह हकीकत तुमने मुझे बताना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता था कि मेरे पास तो तुम्हारे पापा की हत्या का कोई उद्देश्य तक नहीं था। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ हूं या नहीं। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन तुमने साथ ही ये भी साबित कर दिखाया कि तुम दो बुराइयों में से छोटी बुराई के लिए जिम्मेदार हो, यानी कि तुम हत्यारे नहीं हो तो ठग हो। वह चेहरे पर खेद के भाव लिए खामोश बैठा रहा। मुझे हकीकत बताने के पीछे कोई और वजह? एक वजह और है, विकास धीरे से बोला। वो भी बता दो। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी हकीकत तुम पर जाहिर होकर रहे। तुमने कहा कि तुम पेशेवर ठग हो। हाँ। यानी कि तुम्हारा काम धंधा यही है? हाँ। विकास यूं बोला जैसे वो बात कबूल करते हुए शर्म के एहसास से मरा जा रहा हो। कभी जेल गए हो? नहीं। कभी गिरफ्तार हुए हो? कई बार, लेकिन मेरे खिलाफ कभी कुछ साबित ना हो सका, इसलिए छोड़ दिया गया। यानी कि पुलिस तुम्हारी असलियत जानती है? दिल्ली की पुलिस जानती है, खूब अच्छी तरह से। फिर तो तुम कामयाब ठग हुए, यही समझ लो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी कचोटती नहीं? किस बात के लिए? कि तुम लोगों को ठग कर अपनी रोजी रोटी कमाते हो। मैंने आज तक कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं ठगा मेरे ठगे जाने पर जिसकी जिंदगी किसी ट्रेजेडी का शिकार हो सकती हो। मैंने हमेशा उन लोगों को ठगा है जिन्होंने खुद दुनिया को ठग कर दौलत हासिल की है। मैंने आज तक कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं ठगा जो मेरी ठगी की वजह से हुई आर्थिक हानि अफोर्ड न कर सकता हो। मैंने हमेशा अपने से बड़े ठगों और उठाई गिरों के घड़े में से एक आध बूंद निकाली है। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे ठगी करके तुम कोई इनाम हासिल होने लायक काम कर रहे हो। गलत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने धंधे को और लोगों के मुकाबले में मैं शराफत का पुतला हूं। मैंने ऐसे ठग देखे हैं जो अपनी सगी माँ की आंख से सुरमा चुराने से नहीं हिचकते, जो 6 बच्चों की विधवा माँ की सारी जमा पूंजी झटक लेने के बाद ये सुनकर भी नहीं पसीजते कि उस विधवा के बच्चे फाका कशी से जान दे रहे हैं, जो किसी अंधे मोहताज की लाठी छीन सकते हैं, जो किसी गलत काम तो गलत ही है। कानून किसी विधवा की कमाई छीनने वाला भी कानूनन किसी विधवा की कमाई छीनने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना किसी धनवान की जेब काटने वाला। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरे कुकर्म मेरी अंतरात्मा पर बोझ तो नहीं बनते ना। मैं चैन की नींद तो सो सकता हूं ना। उसने उत्तर ना दिया।
फिर कितनी ही देर कमरे में एक बोझिल सा सन्नाटा छाया रहा। क्या सोच रही हो? अंत में खामोशी से उकताकर विकास बोला। तुम्हारे ही बारे में कोई फैसला करने की कोशिश कर रही हूं, वो बोली। फिर ठीक है। तुमने मेरे से झूठ नहीं बोला। मैं महसूस करती हूं कि इसका क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। शुक्रिया। यानी कि ठग होने के साथ साथ तुम में थोड़ा बहुत जज्बा रॉबिनहुड और सखी हातिम वाला भी है। वो मुस्कुराया। कभी किसी औरत को भी ठगा है तुमने? ना, कभी नहीं। चाहे वो धनवान हो। चाहे वो धनवान हो। वैसे तुम जानते तो होगे कि अगर तुम चाहो तो तुम औरतों को ज्यादा सहूलियत से ठग सकते हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में औरतों का मन मोह लेने वाली कोई बात है? गलत। अगर ऐसी कोई बात मेरे व्यक्तित्व में होती तो तुम क्या मुझसे दूर हुई बैठी हुई होती? योगिता का चेहरा कानों तक लाल हो गया। विकास अपने स्थान से उठा। वो उसके समीप पहुंचा। उसने अपनी एक उंगली योगिता की ठुड्डी के नीचे लगाकर उसका मुंह ऊंचा किया। योगिता ने ऐतराज नहीं किया, उसकी आंख से आंख न मिलाई। विकास ने नीचे झुककर हौले से उसके होंठों पर एक चुम्बन जड़ दिया। योगिता पत्ते की तरह कांप गई, फिर उसने उसे परे धकेल दिया। देखो, वो गंभीरता से बोली, मुझसे मिलने से पहले तुम क्या करते थे इस बात को मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे मिलने के बाद भी अगर तुम वही कुछ करते रहोगे तो इसे नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तुमने अभी मुझे किस किया, मैंने ऐतराज नहीं किया, लेकिन दोबारा ऐसी कोई कोशिश करने से पहले ये सोच लेना कि मुझे ये तभी मंजूर होगा जबकि तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम अपना ये बेहुदा धंधा छोड़ दोगे। जवाब में विकास ने जो कहा उस पर उसे खुद बहुत हैरानी हुई। मैं वादा करता हूं, वो बोला। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शुक्रिया, वो बोली। विकास पलंग पर उसकी बगल में बैठ गया। अगला दृश्य। सुबह जब विकास की नींद खुली तो उसने पाया कि 8 बज चुके थे। उसने अपने पहलू में लेटी योगिता को हौले से हिलाकर जगाया। योगिता ने आंखें खोली और जोर से अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग, विकास बोला। वो मुस्कुराई। फिर उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी तो वो हड़बड़ा कर बोली, अरे बाप रे, 8 बज गए। विकास खामोश रहा। जरा परे देखो, वो बोली। विकास परे देखने लगा। योगिता बिस्तर में से निकलकर लपक कर बाथरूम में जा घुसी। विकास ने एक सिगरेट सुलगा लिया। आधे घंटे बाद योगिता पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकली। फिर उसने अपने कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगवाया। फिर विकास बाथरूम में घुस घुस गया। जब वो बाहर निकला तो उसने पाया कि ब्रेकफास्ट कमरे में पहुंच चुका था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं मंगवाया, योगिता संकोचपूर्ण स्वर में बोली, क्योंकि तब फिर किसी को शक हो जाता कि ब्रेकफास्ट एक जने के लिए नहीं था। ये बहुत काफी है, विकास बोला। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, योगिता बोली। मुझे पता है, विकास एक धूर्ततापूर्ण निगाह उस पर डालकर बोला। चलो हटो, योगिता बुरी तरह शर्माई। योगिता, वो बड़ी संजीदगी से बोला, एक बात जानती हो? कौन सी बात? कल रात हम दोनों के बीच में जो कुछ गुजरा उसकी वजह से असल बात कहना तो मैं भूल ही गया। असल बात कह तो दी तुमने। तुमने मुझे बता तो दिया था कि तुम कातिल नहीं हो, और कौन सी बात बताने को रह गई थी? एक बात रह गई है। कल मैंने तुम्हें फोन पर यह भी कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पापा का कत्ल किसने किया हो सकता है। हाँ, ये बात तो मैं पूछना चाहती थी तुमसे, लेकिन मैं भूल ही गई। तुम्हारे ख्याल में? एक क्षण बाद वो बदले स्वर में बोली, कौन है कातिल मेरे पापा का? मेरा तो ख्याल ही है, लेकिन बख्तावर सिंह को पूरा विश्वास है कि ये काम सुनैना का है। सुनैना का? योगिता हैरानी से बोली, मेरी सौतेली माँ का? यही बात युक्ति संगत मालूम होती है।
बख्तावर सिंह कहता है कि तुम्हारे पापा को कत्ल की धमकी उसने नहीं भेजी थी। वो झूठ बोल रहा होगा। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था। ये बात उसने मुझे तब बताई जब उसकी निगाह में मैं और एक आध घंटे में भगवान को प्यारा होने वाला था। ऐसी स्थिति में उसने मुझसे झूठ बोला हो, ये बात कुछ जचती नहीं। तुम्हारा मतलब है कि वो कत्ल की धमकी वाली चिट्ठी सुनैना ने खुद ही अपने मेल बॉक्स में डाली थी? हाँ। इतनी अकल तो सुनैना में भी जरूर होगी कि जब किसी नौजवान बीवी का अधेड़ पति कत्ल हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस जिस पर शक करती है वो बीवी ही होती है। जरूर इसलिए सुनैना ने उस धमकी भरी चिट्ठी की पृष्ठभूमि तैयार की थी, जो कि साफ साफ बख्तावर सिंह की तरफ उंगली उठाती थी। इस शहर में हर कोई जानता है कि अपराध निरोधक कमेटी के चेयरमैन के रूप में तुम्हारे पिता बख्तावर सिंह के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए उस धमकी भरी चिट्ठी के पीछे बख्तावर सिंह का हाथ होने की बात बड़ी सहूलियत से हर किसी के गले उतर सकती थी। लेकिन सुनैना को पापा का कत्ल करने की क्या जरूरत थी? उसके पास उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मालूम होता तो मैं तुमसे पूछती। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी सौतेली माँ की करतूतों की तुम्हें कोई खबर नहीं है? कैसी करतूतें हैं? क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी सौतेली माँ की सिर्फ एक करतूत से वाकिफ हूँ। वो यह है कि उसने दौलत की खातिर मेरे पापा से शादी की। इसके अलावा उसकी और किसी करतूत की तरफ इशारा है तुम्हारा? योगिता, क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी सौतेली माँ एक चरित्रहीन औरत है और तुम्हारे पापा इसी बिना पर उससे तलाक हासिल करने वाले थे? योगिता ने इंकार में सिर हिलाया। लेकिन यह हकीकत है। ये बात तो इस शहर में हर किसी की जुबान पर है। लगता है किसी ने इसका तुम्हारे सामने जिक्र इसलिए नहीं किया कि तुम्हें बुरा लगेगा। हो सकता है। तुम एक बात बताओ, तुम इतने रईस बाप की बेटी होकर नौकरी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी सुनैना से नहीं बनती। पहले ही दिन से मेरी उससे नहीं पटी थी। वो मेरे साथ यूं पेश आती थी जैसे पापा उसी के सब कुछ थे और मेरे कुछ नहीं। पापा भी हमेशा उसी की बात मान जाते थे और मुझे डांटने लगते थे कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ अदब से पेश नहीं आती। सुनैना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे मैं घर की कोई नौकरानी थी और हमेशा मेरी तौहीन करने की कोशिश करती थी। हालात से तंग आकर कोई एक साल पहले मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और ये नौकरी कर ली थी। तुम्हारे पिता ने इस बारे में तुमसे कभी कुछ नहीं कहा? कहा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जिस बिना पर मैं घर वापस लौट पाती। उन्होंने तो इस बात के लिए भी मुझे डांटा कि मैं यूं नौकरी करके उनकी इज्जत खराब कर रही थी, और ये कि मैं सुनैना से जलती थी और खामखा उसमें नुक्स निकालने की कोशिश करती थी। जब मेरे पिता को ही मुझसे हमदर्दी नहीं रही थी तो मैं घर कैसे लौट सकती थी? मैंने घर लौटने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कुछ रुपया पैसा देने की कोशिश की जो मैंने लिया नहीं। बाद में भी मेरे पिता कभी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे शर्मिंदा करने की ही कोशिश की। कभी प्यार से गले लगाकर ये दम नहीं भरा कि मैं घर लौट चलूं। और वो इस बात की गारंटी नहीं करते थे कि मेरी सौतेली माँ घर में मेरा अपमान नहीं करेगी। ऐसी उस घर में मेरी क्या पूछ है? ये बात तुम्हें इससे नहीं सूझी कि कल मेरे पिता की चिता की आग लगी है और मैं अपने बाप के घर में मौजूद होने की जगह यहाँ होटल में बैठी हूँ? तुम्हारा यहाँ होना मुझे अजीब तो लगा था। मैं इस बारे में तुमसे पूछना भी चाहता था, लेकिन सोचा शायद मेरा ऐसा पूछना तुम्हें अच्छा ना लगे। अपने पापा की मौत की खबर सुनते ही मैं वहां गई थी, वो धीरे से बोली। लेकिन सुनैना मेरे साथ ऐसी बुरी तरह पेश आई कि वहां टिकने की कोशिश करने की जलालत ही हाथ लगी थी। कल पापा के क्रियाक्रम के बाद भी मैं इखलाकन कोठी में गई थी, लेकिन सुनैना ने मुझे डांट कर भगा दिया था। ओह। जो औरत मेरे पिता के होते हुए मेरी दुर्गति करने से बाज नहीं आती थी, उनकी मौत के बाद तो उसका और भी शेर हो जाना स्वाभाविक ही था। लेकिन आखिर तुम भी तो अपने पिता के वारिस हो। पता नहीं हूं या नहीं हूं, ये तो वसीयत सामने आने पर ही पता लगेगा। तुम्हारे पापा ने कोई वसीयत वगैरह तो की हुई होगी?
हाँ, वो तो है। उस वसीयत में तुम्हारा ज़िक्र किस रूप में है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे पापा ने इस बारे में तुमसे कभी कोई बात नहीं की? जब मैं कोठी में रहती थी तब एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे और सुनैना को वो अपनी जायदाद का बराबर हकदार मानते थे। लेकिन ये तब की बात है जब सुनैना से मेरी अनबन इतनी नहीं बढ़ी थी और न पापा मेरे इतने खिलाफ थे कि मैं घर छोड़कर चली जाती। बाद में तो मेरे पापा ही मेरे खिलाफ हो गए थे। तब से लेकर आज तक क्या पता सुनैना ने सब कुछ अपने नाम ही लिखवा लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस औरत को वो चरित्रहीनता का इल्जाम लगाकर तलाक देने वाले थे, उसके नाम वो अपनी सारी जायदाद कैसे लिख सकते थे? मुझे ये बात आज तुम ही से मालूम हुई है कि मेरे पापा की सुनैना से इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो उसे तलाक देने वाले थे। यह हकीकत है, लेकिन यह हकीकत मुझे मालूम नहीं थी। वो चिंतित भाव से बोली। आई सी। फिर तो क्या पता इसलिए सुनैना ने पापा का कत्ल किया हो क्योंकि उसे भी मालूम हो चुका हो कि अगर पापा ने उसे तलाक दे दिया तो पापा की जायदाद में से उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। ये बात हो सकती है, लेकिन फिर भी सुनैना को तुम्हारे पिता का कातिल साबित करना इतना आसान काम नहीं। ऐसी बातों के लिए सबूत चाहिए होता है। सबूत कहाँ से आएगा? वो खामोश रही। मैं तुमसे उम्मीद कर रहा था कि मैं तुम्हारी मदद से तुम्हारे पापा के कत्ल का इल्जाम सुनैना पर साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम तो अपनी सौतेली माँ के बारे में उतना भी नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। सॉरी। वो खेदपूर्ण स्वर में बोली। जरा दिमाग पर जोर दो, शायद तुम्हें सुनैना के बारे में ऐसी कोई बात याद आ जाए जो मेरे किसी काम आ जाए। वो सोचने लगी। विकास अपनी आशापूर्ण निगाहें उसके चेहरे पर टिकाए रहा। थोड़ी देर बाद वो बोली, एक बात है। क्या? कत्ल 45 कैलिबर की मॉजर रिवॉल्वर से हुआ है। तो मेरे पापा के पास एक 45 कैलिबर की मॉजर रिवॉल्वर थी। अगर कत्ल सुनैना ने किया है तो हो सकता है उसने वही रिवॉल्वर इस्तेमाल की हो। क्या पुलिस के पास कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे यह मालूम हो सकता हो कि कत्ल किसी विशिष्ट रिवॉल्वर से हुआ था या नहीं? होता है। ये बात पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट चुटकियों में मालूम कर सकता है। मेरे पापा वो रिवॉल्वर बेडरूम की मेज के दराज के सबसे नीचे के खाने में रखते थे। अगर वो रिवॉल्वर चली हुई पाई जाए और साबित किया जा सके कि उसी से निकली गोली से पापा की हत्या हुई थी, तो क्या ये सुनैना के अपराधी होने की तरफ तगड़ा इशारा नहीं होगा? क्या तुम्हारी बेगुनाही का भी सबूत नहीं होगा? लेकिन सुनैना क्या इतनी मूर्ख होगी कि खून करके रिवॉल्वर गायब कर देने के स्थान पर उसने उसे वापस तुम्हारे पापा के मेज की दराज में रख दिया हो? यह सवाल मूर्खता का नहीं, अज्ञान का है। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट क्या कारगुजारी करके दिखा सकता है, वैसे ही हो सकता है कि ये बात सुनैना को न मालूम हो। हो सकता है रिवॉल्वर को वापस यथास्थान उसने ये सोचकर रख दिया हो कि किसे पता लगेगा कि वो चलाई भी गई थी। हम्म। विकास, मालूम करने में क्या हर्ज है कि रिवॉल्वर वहां है भी या नहीं, और अगर है तो उससे खून हुआ है या नहीं? लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? क्यों ना इस बारे में हम पुलिस को एक गुमनाम कॉल कर दें। फिर पुलिस खुद ही घर की तलाशी लेगी, रिवॉल्वर बरामद करेगी, उसे टेस्ट करवाएगी और फिर जो नतीजा निकलेगा वो अखबार में छपेगा ही, जहां से कि हम पढ़ लेंगे। क्या कहने? विकास प्रशंसात्मक स्वर में बोला। तुम तो एकदम उस्तादिन जैसी बातें कर रही हो। सोहबत का असर समझ लो। वो शर्माती हुई बोली। बाय द वे, दिन में तुम्हारे पापा की कोठी में होता कौन कौन है? सिर्फ सुनैना ही होती है। बस? नौकर चाकर कोई नहीं है कोठी में? पक्का वहीं रहने वाला कोई नौकर चाकर नहीं है। एक नौकरानी और एक नौकर सुबह शाम आते हैं, लेकिन दोपहर को वहां कोई नहीं होता। आई सी। ठीक है, मैं रिवॉल्वर की खबर पुलिस को करने के बारे में सोचूंगा। सोचना। वैसे अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम यहाँ ठहरना चाहते हो?
मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? ठहर तो सकते हो, लेकिन ज़रा सावधानी बरतनी होगी। दोपहर को मैं तुम्हारे लंच का यहीं इंतज़ाम कर दूंगी और वो बात की बात है। मैं फ़िलहाल यहीं हूँ। आगे जो मेरा प्रोग्राम बनेगा उसकी मैं तुम्हें टेलीफोन द्वारा रिसेप्शन पर खबर कर दूंगा। तुम्हारा यहाँ से निकलकर कहीं जाने का इरादा है? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा। अगर ऐसा इरादा बना तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम्हारा दिन में यहाँ से निकलकर कहीं जाना तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं होगा? जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। विकास ने सहमति में सिर हिला दिया। योगिता वहां से चली गई। अगला दृश्य। योगिता के जाने के 1 घंटे बाद तक विकास कमरे में अकेला बैठा सिगरेट फूंकता रहा। फिर उसने फोन उठाया और ऑपरेटर से कमरा नंबर 238 मांगा। तुरंत संपर्क स्थापित हुआ। गुड मॉर्निंग, विकास माउथपीस में बोला। शबनम ने फौरन उसकी आवाज पहचान ली। सलामत हो? हाँ हाँ, मुझे तो तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। खलीफा ने कल रात बताया था कि तुम क्या करने का इरादा रखते हो। क्या हुआ? हुआ कुछ, मुलाकात पर बताऊंगा। तुम हो कहाँ? तुम्हारे बहुत करीब। यानी कि होटल में ही? मैं 2 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम दरवाज़ा खुला रखना। ठीक है। उसने रिसीवर रख दिया। विकास ने उठकर दरवाज़ा खोला और सावधानी से बाहर गलियारे में झांका। गलियारा खाली पड़ा था। वो बाहर निकला। उसने बाहर से दरवाजे के पल्ले एक दूसरे के साथ मिला दिए, लेकिन उनमें ताला लगाने की कोशिश नहीं की। फिर वह लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा और 1 मिनट बाद वो शबनम के कमरे में दाखिल हो गया। शबनम ने अपने दरवाजे के बाहर पहले ही डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती टांग दी हुई थी। विकास ने तख्ती वैसे ही टंगी रहने दी और भीतर घुसकर दरवाजे को भीतर से चिटकनी लगा दी। कमरे में शबनम नहीं थी, लेकिन बाथरूम से शावर चलने की आवाज आ रही थी। विकास एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद शबनम बाथरूम से बाहर निकली। वो एक ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थी। उसके बाल खुले हुए थे। जरा कपड़े पहन लूं, वो उसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली। फिर बातें करते हैं। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। उसके पहनने के कपड़े पलंग पर निकले पड़े थे। वो पलंग के समीप पहुंची। योगिता की तरह शबनम ने उसे न परे देखने के लिए कहा और न उससे किसी तरह की शर्म या झिझक महसूस की। बड़े ही स्वाभाविक ढंग से उसने ड्रेसिंग गाउन उतारकर पलंग पर डाल दिया और वहां से एक एक कपड़ा उठाकर पहनने लगी। विकास अपलक उसकी एक एक हरकत देखता रहा। अंत में वो उसके समीप गई और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। जरा हुक लगाना। विकास ने एक एक करके उसके सारे हुक बंद कर दिए। फिर वो शीशे के सामने जा बैठी। उसने अपने चेहरे पर मुनासिब रंग रोगन मले और बालों में कंघी फिराने लगी। लगता है मेरी अपील घटती जा रही है, वो शिकायत भरे स्वर में बोली। कैसे लगता है? अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे सामने यूं जो बैठे थे, जैसे मैं या तो बूढ़ी हो गई थी या फिर तुम्हारी आंखें फूट गई थी। ओह, वैसे एक और बात भी मुमकिन है। वो कौन सी? शायद तुम्हें कोई नई लड़की मिल गई हो। शबनम ने तो बात मजाक में कही थी, लेकिन विकास को यूं लगा जैसे शबनम ने उसके दिल के अंदर तक कहीं झांक लिया हो। सच बता दो, शबनम आंखें तरेरती हुई बोली। किसी बागड़ बिल्ले की तरह अभी अभी कहीं से ढेर सारी मलाई चाट कर तो नहीं आए हो? अरे नहीं, विकास हड़बड़ाया। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसी बात ही लग रही है। बड़ी कुत्ती चीज है यार, सिर्फ 48 घंटे मेरी निगाहों से ओझल रहे और कहीं टांका फिट भी कराए। 48 घंटे हो गए? विकास नकली हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों महसूस होगा, कितना वक्त हो गया। विकास खामोश रहा। कौन है वो? एकाएक शबनम ने पूछा। कौन?
वो लड़की जिसके साथ तुम त्रिलोक दर्शन करके आए हो? ड्रेसिंग टेबल पर एक एस्ट्रे पड़ी थी। विकास उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। उसने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में झोंक दिया और बड़े विचारपूर्ण मुद्रा बनाए शबनम को देखने लगा। एक बात कहूं? वो बोली। क्या? तुम हमारे धंधे के सबसे उस्ताद ठग हो। तुम्हारा काम ही लोगों को बेवकूफ बनाना है, इसलिए तुम किसी को अपने मन की बातें नहीं भांपने देते। ऐसा न करो तो तुम अपने ठगी के धंधे में कामयाब ना हो सको। लेकिन तुम्हारी ये उस्तादी मेरे साथ नहीं चल सकती। मैं तुम्हारे मन की बात अखबार पढ़ने जैसी सहूलियत से भांप सकती हूँ। हम एक ही थाली के चट्टे बच्चे जो ठहरे। तुम बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कब किस औरत से कैसा रिश्ता रखते हो। विकास ने नीचे झुककर अपने होठों से शबनम के एक गाल को छुआ। अब क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं कबूल करता हूं कि मैं तुमसे कोई बात छुपा कर रखने में कामयाब नहीं हो सकता। अब छोड़ो ये किस्सा। बालों में चलता हुआ शबनम का हाथ रुक गया। वो विकास की तरफ घूमी। उसने फिर नजर उठाकर उसकी ओर देखा। सॉरी, वो बोली। ईर्ष्या मुझ पर हावी हो गई थी। तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार होने से पहले ही मुझे मालूम था कि तुम किसी एक औरत से संतुष्ट हो जाने वाले आदमी नहीं हो। लेकिन तुम इतनी जल्दी पलटा खा जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इस बारे में बात करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है। वो फिर बालों में कंघी फिराने लगी। ठीक है, तुम्हारे मौजूदा झमेले के बारे में बात करते हैं। मनोहर ने जिस बार के बारे में तुम्हें बताया था, तुम वहां गए थे? हाँ। कोई बात बनी? बनी भी और बिगड़ी भी। मैं वहां मरने से बाल बाल बचा। क्या? वो हैरानी से बोली। हाँ। क्या हुआ था? विकास ने उसे पिछली रात की सारी कहानी कह सुनाई। यानी कि? शबनम चिंतित भाव से बोली। अब तुम पुलिस से ही नहीं, बख्तावर सिंह के आदमियों से भी छुपते फिर रहे हो? हाँ। तुम्हारे और खलीफा के अलावा यहां हर कोई मेरी जान का दुश्मन मालूम होता है। उसने कंघी मेज पर रख दी। अब उसके बालों में रेशम जैसी चमक पैदा हो गई थी। विक्की, वो बोली, मैं जानती हूं तुम बात के जिक्र से भी बेजार हो रहे हो, लेकिन मैं पूछे बिना नहीं रह सकती। अपने इतने झमेलों के बावजूद भी ये दूसरी लड़की फांसने के काबिल वक्त तुम्हें कब मिल गया? क्या बख्तावर सिंह के आदमियों की पकड़ से भागने के बाद? शबनम, बात को समझने की कोशिश करो। मैं सड़क पर भटक रहा था। मुझे पनाह के लिए कोई जगह हासिल नहीं थी। होटल में मैं वापस जा नहीं सकता था। ऐसे में इस बेचारी ने मुझे रात भर के लिए पनाह दे दी। ये क्या कम बात है? लेकिन वो बेचारी तुम्हें मिल कहाँ गई? राह चलते? मैं उसे पहले से जानता था। मैंने आधी रात को फोन करके उसे सोते से जगाया था। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो कत्ल से पहले से इस शहर में मौजूद थे। कम से कम 24 घंटे पहले से मौजूद थे। 24 घंटों में तो तुम 24 नई लड़कियों को फंसा कर दिखा सकते हो। शुक्र है तुमने एक ही फंसाई। इतना तो मुझे पूछे बिना ही सूझ जाना चाहिए था। शबनम, विकास खिन्न स्वर में बोला, तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं? उसके व्यवहार में तुरंत परिवर्तन आ गया। उसने विकास की बांह थाम ली और खेदपूर्ण स्वर में बोली, सॉरी यार, मैं वादा करती हूं कि मैं अपनी ईर्ष्या की भावना पर काबू करने की कोशिश करूंगी। अब बताओ, तुम्हारे इरादे क्या हैं और मैं उनमें क्या मदद कर सकती हूँ? सबसे पहले तो मेरा हुलिया तब्दील करने में मेरी मदद करो। बख्तावर सिंह के आदमियों से बचने के लिए अब मैं ये आवारागर्दी जैसा हुलिया त्याग कर एक संभ्रांत आदमी जैसी सूरत अख्तियार करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी संभ्रांत आदमियों जैसी सूरत की भी पुलिस को वाकफियत है। ठीक, लेकिन इस वक्त ज्यादा खतरा मैं बख्तावर सिंह के आदमियों से महसूस कर रहा हूँ। पुलिस मुझे पहचान लेगी तो गिरफ्तार ही कर लेगी, लेकिन बख्तावर सिंह के आदमी तो मुझे पकड़कर जान से मार डालेंगे। ओह, मेरा सूटकेस यही है ना? हाँ। निकालो। कहाँ है?
शबनम ने पलंग के नीचे से घसीट कर उसका सूटकेस निकाला। विकास ने उसमें से एक नीले रंग का नया सूट निकाला। एक तो तुम मुझे इसी रंग का हैट ला दो, विकास बोला। दूसरे, शेव करने का सामान चाहिए मुझे। ठीक है। और पैसे अपने पास से ही खर्चने होंगे तुम्हें। इस बार मेरा पैसा स्टार होटल में रह गया। तुम तो शर्मिंदा कर रहे हो यार, वो शिकायत भरे स्वर में बोली। तुम्हारे और मेरे पैसे में कोई फर्क है? थैंक यू। बाद में तुम्हारा क्या इरादा है? क्या महाजन की बीवी से मिलना जाना चाहते हो? नहीं, मैं महाजन के घर जाना चाहता हूं, लेकिन उसकी बीवी से नहीं मिलना चाहता। मतलब? मैं चोरी छुपे महाजन के घर में घुसना चाहता हूं, और यह तभी हो सकता है जब सुनैना घर पर ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? खलीफा की मदद से हो सकता है। उसे यहां बुलाओ। ठीक है। शबनम ने मनोहर लाल को उसके होटल में फोन कर दिया। वो आ रहा है, वो रिसीवर रखती हुई बोली। मैं नीचे तुम्हारा सामान लेने जा रही हूँ। हो सकता है वो मेरे लौटने से पहले यहाँ पहुंच जाए। वो दरवाजा यूं खटखटाएगा। शबनम ने एक विशिष्ट अंदाज से एक मेज पर दस्तक दी। ऐसी नॉक सुनाई दे तो दरवाजा खोलना, नहीं तो नहीं खोलना। समझ गए? विकास ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जाती हूँ, वो बोली। ठीक है। उसने अपना हैंड बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास से वो फिर वापस लौटी। देखो, वो तनिक भर्राए स्वर में बोली। अभी थोड़ी देर पहले जो ईर्ष्या भरी बातें मैंने तुम्हें कही थी, तुम उन्हें ख्याल में मत लाना प्लीज। मैं तो पागल हूं, खामखा भौंकने लगती हूँ। और मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं प्यार के बदले में प्यार की उम्मीद नहीं करती। इसलिए तुम किसी और से कैसा रिश्ता रखते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अब तुम्हें दिल से चाहती हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। वो फौरन घूमी और लंबे डग भरती हुई वहां से बाहर निकल गई। उसके घूमने से पहले विकास को यूं लगा जैसे उसने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे हों। अगला दृश्य। मनोहर लाल के आगमन तक विकास शेव करके नया सूट पहन चुका था और सिर पर शबनम का लाया हैट जमा चुका था। मनोहर लाल ने भी उस तब्दीली की वजह पूछी तो विकास ने उसे वही वजह बता दी जो उसने शबनम को बताई थी। फिर उसने मनोहर लाल को पिछली रात के हंगामे के बारे में बताया। तौबा, मनोहर के मुंह से निकला। अब खलीफा, बात यह है, विकास बोला, कि मैं महाजन के घर में घुसना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि उसके घर में एक 45 कैलिबर की रिवॉल्वर है जिससे कि महाजन का कत्ल हुआ हो सकता है। अगर वो रिवॉल्वर मुझे वहां मिल गई तो मैं उसमें से एक टेस्ट बुलेट चलाकर देखना चाहता हूँ, ताकि उसका मिलान महाजन के जिस्म से निकली गोली से करके ये जाना जा सके कि हत्या उस रिवॉल्वर से हुई है या नहीं। टेस्ट बुलेट तुम इमारत के भीतर चलाओगे? मनोहर हड़बड़ा गया। वहां जैसा माहौल होगा मैं देख लूंगा। तुम वहां से रिवॉल्वर ही क्यों नहीं ले आते हो? नहीं खलीफा, अगर वही रिवॉल्वर मर्डर वेपन हुई तो उसका मेरे अधिकार में पाया जाना मेरी बिल्कुल ही ऐसी की तैसी फेर देगा। हम्म। लेकिन तुम रिवॉल्वर तक पहुंच कैसे बनाओगे? घर में लोग बाग भी तो होंगे। दोपहर के आसपास मैंने मालूम किया है, घर में महाजन की बीवी सुनैना के अलावा कोई नहीं होता। और सुनैना सुनैना को घर से निकालना तुम्हारा काम है। मैं कैसे करूंगा ये? वो हड़बड़ाया। मुझे नहीं पता कैसे करोगे तुम, ये तुम खुद सोचो। आखिर खलीफा किस बात के हो? मनोहर सोचने लगा। तुम तो मनोहर कहानियां के प्रतिनिधि हो, क्या भूल गए? उससे क्या होता है? अरे, सुनैना का इंटरव्यू हासिल करने की खातिर उसे कहीं लंच के लिए इनवाइट कर लो। वो आ जाएगी। जैसी औरत तुम उसे बताते हो, अगर वो वाकई वैसी हुई तो जरूर आ जाएगी। ऊपर से तुम भी तो अपना कोई उस्तादी भरा जादू मंतर मारोगे ही। यार, वो ताजी ताजी विधवा हुई है, अभी तो उसके पति की चिता की राख ठंडी नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने ऐसी बातों का ख्याल कर लिया तो फिर वो सुनैना क्या हुई? और अगर तुमने उसे ऐसी बातों का ख्याल कर लेने दिया तो तुम खलीफा क्या हुए?
ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ज़रूर देखो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो खलीफा, चाहे वो तुम्हारे साथ लंच के लिए राजी से कहीं जाए, चाहे तुम उसे भगा कर ले जाओ, 1 बजे के आसपास वो अपने घर पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। थैंक यू। हो सके तो मुझे यहाँ फ़ोन कर देना कि बात बन गई है, लेकिन अगर तुम्हारा फ़ोन ना भी आया तो भी मैं 1 बजे महाजन के घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा। फिर मनोहर वहाँ से विदा हो गया। विकास ने जनक वाली रिवॉल्वर अपने सूट की जेब में रखी, लेकिन जेब लटक आई। उसने उसे अपनी पतलून की बेल्ट में खोसकर ऊपर से बटन बंद किए, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। वो चलता था तो कोट के नीचे से रिवॉल्वर की भारी मूठ का आकार नुमाया हो जाता था। ये रिवॉल्वर तुम यहाँ छुपा कर रख लो, अंत में वो उसे वापस पलंग पर फेंकता हुआ बोला। वैसे भी शायद ही ये मेरे किसी काम आए। किसी को गोली मार देने के लिए जो हौसला दरकार होता है वो मुझ में नहीं है। शबनम ने सहमति में सिर हिलाया। आधे घंटे बाद मनोहर लाल का फोन आया। काम हद से ज्यादा आसानी से बन गया है बच्चा, मनोहर बोला। मनोहर कहानियां वाली पुड़िया चल गई है। वो औरत तो किसी इज्जतदार पर्चे के माध्यम से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मरी जा रही है। उसने फौरन मेरे साथ लंच कर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अलबत्ता उसने इतना जरूर कहा कि मैं लंच के लिए कोई दूर दराज और तन्हा जगह तजवीज़ करूं। मैं उसे झील के पास के गार्डन कैफे में ले जा रहा हूं। 1 से 2:30 बजे तक वो घर नहीं होगी। शुक्रिया। उसने रिसीवर रख दिया। अब एक काम तुम करो, वो शबनम की तरफ घूमता हुआ बोला। क्या? होटल की बगल में एक कार रेंटल एजेंसी है, वहां से अपने नाम किराए की एक कार हासिल करो और उसे होटल और एजेंसी से परे कहीं खड़ी करके यहाँ वापस आ जाओ। ओके। वो चली गई। आधे घंटे में वो वापस लौटी। गाड़ी सलेटी रंग की एम्बेसडर है। वो उसे कार की चाबियां सौंपती हुई बोली। वो होटल के दाएं पहलू में जो गली है उसमें खड़ी है। थैंक यू। तुम्हारे इन एहसानों का बदला मैं उम्र भर नहीं चुका पाऊंगा। अब जाने भी दो ना, क्यों खाम खा डायलॉग मार रहे हो। मैं चला। फिर कब आओगे? वो व्यग्र भाव से बोली। जब तकदीर ले आएगी। वो खामोश रही। विकास कमरे से बाहर निकला। लंबे डग भरता हुआ वो उस विंग की ओर बढ़ा जिधर योगिता का कमरा था। वो उसको खबर करके जाना चाहता था कि वो फिलहाल वहां से जा रहा है। वो कमरे में पहुंचा। योगिता वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने सख्त हैरानी और प्रशंसा मिश्रित निगाहों से विकास के नए परिधान और ठाट बाट को देखा। कहाँ गए थे? हुलिया तब्दील करने। ये सब साजो सामान कहाँ से मिल गया तुम्हें? होटल में से ही, यहाँ पहले से ठहरे अपने एक दोस्त की मेहरबानी से। दोस्त या सहेली? उसने उत्तर नहीं दिया। मैं अभी यहाँ आई हूँ, वो बोली। सोचा तुम्हारे लिए लंच का इंतजाम कराऊं। जरूरत नहीं, लंच में कहीं और कर लूंगा। इस वक्त मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे पापा के घर। मैंने रिवॉल्वर की खबर गुमनाम टेलीफोन कॉल द्वारा पुलिस को देने के स्थान पर उसे खुद वहां जाकर चेक करने का फैसला किया है। सुनैना तुम्हें वहां घुसने देगी? जब मैं वहां पहुंचूंगा वो वहां नहीं होगी। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने ही ये इंतजाम किया है कि वो वहां ना हो। मेरा एक दोस्त उसे लंच के लिए कोठी से कहीं दूर ले जा रहा है। वो चली जाएगी? हाँ। कमाल है। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली। तुम भीतर कैसे घुसोगे? ताला तोड़कर, वो तनिक हिचकिचाता हुआ बोला। यानी कि तुम्हारे ठगी के धंधे में ताले तोड़ने की ट्रेनिंग भी शामिल है? वो खामोश रहा। योगिता ने एक अलमारी खोलकर भीतर से एक की रिंग निकाला। उसके रिंग में 2 चाबियां थी। उसने उसमें से एक चाबी निकालकर विकास को सौंप दी और बोली, यह चाबी कोठी के मुख्य द्वार की है, रख लो, काम आएगी। मेरा मतलब है ताला तोड़ने की जहमत से बच जाओगे।
तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ से आई? अजीब सवाल पूछ रहे हो। 1 साल पहले तक मैं भी तो उसी घर में रहती थी। ओह, और जरा सावधान रहना। तुम्हें मेरी चिंता है? उसने जुबान से उत्तर नहीं दिया। उसने अपना दिल अपनी आंखों में लाकर विकास की तरफ देखा। विकास का दिल प्यार से भर उठा। मैंने अभी रिसेप्शन पर जाना है, वो बोली। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। तुम लौट कर आओगे? अभी पता नहीं। फोन करोगे? जरूर। यहां से बाहर कैसे निकलोगे? उधर से ही जिधर से आया था। नहीं, दिन के वक्त पिछवाड़े के दरवाजे से निकलोगे तो जरूर कोई टोक देगा। तो अपने मौजूदा लिबास में तुम लॉबी से भी ठाठ से गुजर सकते हो। आओ नीचे तक, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। फिर किसी को शक नहीं होगा। होगा तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है। दोनों कमरे से बाहर निकले। तुमने होटल में मौजूद अपनी सहेली के बारे में कुछ नहीं बताया, वो लिफ्ट में बोली। छोड़ो, विकास लापरवाही से बोला। वो कोई जिक्र के काबिल बात नहीं है। योगिता ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा लेकिन जुबान से कुछ न कहा। लिफ्ट रुकी। वो बाहर निकले। तभी एक अन्य लिफ्ट में से शबनम बाहर निकली। उन दोनों को देखकर वो लिफ्ट के सामने से ही रुककर खड़ी हो गई। वो यूं घूरकर योगिता को देखने लगी जैसे खुर्दबीनी में किसी कीड़े का परीक्षण कर रही हो। विकास जल्दी से योगिता से अलग हो गया और बिना शबनम की दिशा में दृष्टिपात किए लंबे डग भरता हुआ लॉबी में आगे बढ़ गया। सलेटी रंग की एम्बेसडर को ड्राइव करता विकास ईस्ट बैंक रोड पहुंचा। महाजन की कोठी नदी के किनारे एक बड़े आधुनिक भाग में बनी एक 2 मंजिला इमारत निकली। वो कार को इमारत के आगे निकाल कर ले गया और उसे बहुत परे खड़ी करके पैदल वापस लौटा। इमारत के आगे एक बहुत बड़ा लॉन था जिसकी वजह से इमारत सड़क से बहुत परे स्थित थी। फाटक ठेलकर वो भीतर दाखिल हुआ। उसे पूरी उम्मीद थी कि घर में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बरामदे में जाकर कॉल बेल बजाई। कोई उत्तर न मिला तो उसने योगिता से मिली चाबी लगाकर इमारत के मुख्य द्वार का ताला खोला। दरवाजा खोलकर वो भीतर दाखिल हुआ तो उसने अपने आप को एक छोटी सी राहदारी में पाया। उसकी बाईं तरफ ड्राइंग रूम था और दाईं तरफ डाइनिंग रूम। सामने एक छोटा सा गलियारा था जिसके सिरे पर ऊपरली मंजिल को जाती हुई सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों के एक पहलू में किचन था और दूसरी तरफ बाथरूम या स्टोर। कुछ क्षण वो कान खड़े किए वहीं ठिठका खड़ा रहा। उसको ऐसे लगा जैसे पिछवाड़े से कोई दरवाजा धीरे धीरे बंद होने की आवाज आई हो। पता नहीं कोई उधर से भीतर दाखिल हुआ था या बाहर निकला था। वो दबे पांव फिर बाहर निकल गया। अपने पीछे उसने मुख्य द्वार को धीरे से बंद कर दिया और इमारत के पहलू की तरफ लपका। अगर कोई बाहर निकला था तो वो उसे दिखाई दे सकता था क्योंकि इमारत के पिछवाड़े में वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर घंटी की आवाज सुनकर ही कोई पिछवाड़े से बाहर निकला था तो निश्चय ही वो घर का कोई आदमी नहीं हो सकता था। वो कोने में पहुंचकर दीवार के साथ लग गया और गर्दन आगे निकालकर सावधानी से पिछवाड़े की तरफ झांकने लगा। कई क्षण गुजर गए। कोई इमारत के पहलू में प्रकट न हुआ। फिर एकाएक कहीं से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। विकास के चेहरे पर उलझन के भाव आए। क्या कोई पिछवाड़े की ऊंची दीवार फांद गया था? वो लपक कर पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े की दीवार के पास एक बड़ा सा ड्रम पड़ा था। वो उस ड्रम पर चढ़ गया और उसने दीवार के पार झांका। पीछे नदी और दीवार के बीच में फैली रेत पर उसे कार के टायरों के ताजा बने निशान साफ दिखाई दिए। वे निशान बाईं और एक पक्की सड़क तक गए थे और फिर गायब हो गए थे। पिछवाड़े का दरवाजा मजबूती से बंद था। उसमें ताला लगा हुआ था। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए वो वापस लौटा। उसने एक बार फिर कॉल बेल बजाई लेकिन घंटी की आवाज इमारत के भीतर गूंज कर रह गई। भीतर से कोई आहट न हुई। वो फिर इमारत में दाखिल हुआ। दबे पांव चलता हुआ वो सारा फ्लोर घूम गया। कहीं कोई नहीं था, लेकिन भीतर के स्थिर वातावरण में उसे कई जगह से चैनल 5 की गंध मिली। सीढ़ियों के रास्ते वो पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां भी नीचे जैसा ही हाल था।
ऊपर 4 कमरे थे जिनमें से महाजन का बेडरूम तलाश करने में उसे कोई दिक्कत न हुई। वहीं शेविंग का सामान और मर्दाना कपड़े वगैरह टंगे हुए थे। चैनल 5 की गंध वहां भी बसी हुई थी। वो वहां मौजूद इकलौती मेज के समीप पहुंचा। उसने धड़कते दिल से उसका सबसे निचला दराज खोला। रिवॉल्वर वहां मौजूद थी। 45 कैलिबर की भारी मौजर रिवॉल्वर। उसने उसे उठाकर उसकी नाल को सूंघा। नाल में से बहुत हल्की सी बारूद की गंध आ रही थी। उसने उसका चैम्बर खोला। एक गोली गायब थी। उसने चैम्बर बंद कर दिया। अब वो सोचने लगा कि उस रिवॉल्वर में से एक टेस्ट बुलेट वो कहाँ चलाए। गोली ऐसी जगह चलाई जानी भी जरूरी थी कि वो पिचके नहीं और जहां से उसे वापस निकाला भी जा सके। फिर उस भारी रिवॉल्वर की गोली बहुत आवाज कर सकती थी। दिन दहाड़े वो आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे सकती थी। न चाहते हुए भी उसने रिवॉल्वर वहां से ले जाने का ही फैसला किया। उसने उसे अपनी पतलून की बेल्ट में ठूंसा और ऊपर से कोट के बटन बंद किए। रिवॉल्वर की मूठ कोट में से उभरे नहीं, इसलिए उसे रिवॉल्वर पतलून में बहुत नीचे धकेलनी पड़ी, जो कि चलने में बहुत दिक्कत पैदा करने लगी। लेकिन उसने रिवॉल्वर को वैसे ही रहने दिया। उसने वहां से एक तकिया उठा लिया और फिर इमारत के बाहर निकला। वो रिवॉल्वर को किसी उजाड़ जगह चलाकर उसे वापस यथास्थान रखने आने का इरादा रखता था। कार में सवार होकर वो नदी किनारे वाली सड़क पर ही कार चलाता हुआ आबादी से बहुत दूर निकल गया। एक उजाड़ जगह पर उसने कार रोकी। आसपास कहीं कोई नहीं था। वहां नदी किनारे उसने रेत का एक टीला सा बनाया। उसके ऊपर साथ लाया तकिया रखा, फिर तकिए में रिवॉल्वर दाग दी। गोली तकिए में से गुजरकर रेत में घुस गई। उसने टीले को तोड़कर गोली बरामद कर ली। गोली एकदम सही सलामत थी। वो जरा भी चपटी नहीं हुई थी। उसने गोली अपनी जेब के हवाले की, तकिया वहीं पड़ा रहने दिया और कार पर सवार होकर वापस लौटा। उसके वापस महाजन की कोठी के सामने पहुंचने तक 2:30 बज चुके थे। इस बार कंपाउंड में वही काली एम्बेसडर कार खड़ी थी, महाजन की हत्या से थोड़ी देर पहले, जिसमें सवार होकर उसने सुनैना को कहीं जाते देखा था। तो क्या सुनैना वापस लौट आई थी? गलती उसी की थी। मनोहर लाल ने उसे 2:30 बजे तक का समय दिया था और 2:30 बज चुके थे। लेकिन यह भी तो कभी नहीं होता कि मनोहर लाल जैसे उस्ताद आदमी के संसर्ग में कोई खूबसूरत औरत वक्त की सुध-बुध ना भूले। लगता था खलीफा का जादू पूरी तरह से उस औरत को नहीं जकड़ सका था। लेकिन तभी उसकी बात गलत साबित हो गई। इमारत के सामने से गुजरते समय ड्राइंग रूम की एक शीशे की खिड़की से उसे मनोहर लाल की एक झलक मिली। वो अपनी कर्नल की यूनिफॉर्म में था। जाहिर था कि सुनैना पर उसका रोब इस कदर गालिब हुआ था कि वो उसे घर ले आई थी। अब रिवॉल्वर को यथास्थान पहुंचाने के लिए इमारत में दाखिल होना संभव नहीं था। वो वहां से रवाना हो गया। एक पब्लिक टेलीफोन से उसने शबनम को फोन किया। हेलो। उसे शबनम की आवाज सुनाई दी। कौन? मैं। पहचाना? हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी बाहर से लौटी हूं। मैंने तुम्हें जाते देखा था, तब से अब लौटी हूं। हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा था, उस काले बालों वाली फुलझड़ी के साथ। क्या लगती है वो? क्या मतलब? मेरा मतलब है बाल रंगने के लिए कौन सा खिजाब इस्तेमाल करती है वो? इतने स्याह काले बाल कुदरतन तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो 20 साल की है। मुझे तो 30 से ऊपर की लगी थी। तुम जल रही हो। ये लड़की होटल में रिसेप्शनिस्ट है ना? हाँ। बड़ी कुत्ती चीज हो विकास गुप्ता। शहर में कदम रखते ही जो पहली लड़की दिखाई दी, उसी को दाना डाल दिया। क्यों फालतू बातें कर रही हो शबनम? आज के अखबार में तुम्हारी असलियत मोटे मोटे अक्षरों में छपी है, देखा तुमने? नहीं, लेकिन उसने जरूर देखा होगा। अब तक उसे मालूम हो चुका होगा कि असल में तुम नटवर लाल हो। फिर मैं असल में क्या हूं ये उसे पहले ही मालूम है। ओह, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे से अपने पाप बख्शवा चुके हो। वो भी तुम्हें बता चुकी होगी कि वो चंद्रमुखी है। शट अप।
इतना तो बता दो कि क्या उसे इस बात से कोई कतई इतराज नहीं कि तुम एक पेशेवर ठग हो? है। तो वो चाहती है कि मैं सुधर जाऊं। मैं कुर्बान। तो तुम उसका कहना मान रहे हो? सोच तो रहा हूं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। विकास खामोश रहा। लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई मालूम होती है। हाँ। इसलिए तुम उसकी खातिर धंधा छोड़ने की सोच रहे हो? हाँ। शादी का इरादा है? पता नहीं, पहले मौजूदा सांसद में से जान तो निकले। तुम बहुत सीरियस हो? हाँ। तो फिर मैं भी बहुत सीरियस हूं यार। मैंने जो कुछ कहा था मजाक में कहा था। लड़की बहुत खूबसूरत है। उसके बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। अब छोड़ो भी ये किस्सा। इतनी देर से चबर चबर कर रही हो, ये पूछते नहीं बना कि मैंने फोन क्यों किया। सॉरी, बताओ क्यों फोन किया। मैं मनोहर से बात करना चाहता हूँ। वो इस वक्त सुनैना के साथ उसके घर में है और अभी पता नहीं कब तक वहां ठहरेगा। उससे अलग होने के बाद वो तुमसे संपर्क जरूर स्थापित करेगा। तब उससे कह देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस औरत से जुदा होने के बाद वैसे मुझे फोन करने लायक शक्ति बाकी बची होगी खलीफा में? मतलब? सुना है वो बड़ी मर्दखोर औरत है। ये अफवाह भी हो सकती है। बेचारा मनोहर इस उम्र में आग से खेल रहा है। कहीं उसके घर में से स्ट्रेचर पर तो नहीं निकलेगा? वो पुराना खिलाड़ी है। वो ऐसी कई औरतें झेल चुका है। शायद ये ना झेल पाए। छोड़ो। अगर वो फोन करे तो उससे पूछ लेना कि 6 बजे के बाद मैं उससे मिलने कहाँ हूँ। मैं तुम्हें 6 बजे फिर फोन करूंगा। इस चीज की तुम तलाश में गए थे वो मिली? हाँ, लेकिन फोन पर उसके बारे में बात मत करना। ठीक है। 6 बजे फोन करना। ओके। संबंध विच्छेद हो गया। अगला दृश्य। ठीक 6 बजे उसने शबनम को फोन किया। उसने एक गुमनाम से रेस्टोरेंट में खाना खाया था और फिर कार को एक उजाड़ जगह पर खड़ी करके उसके भीतर लेटा रहा। बड़ी मुश्किल से उसने 6 बजाए थे। शबनम लाइन पर आई। अभी 10 मिनट पहले मनोहर का फोन आया था, उसने बताया। वो तुम्हें होटल रूप महल के बार में मिलेगा। ठीक है, विकास बोला। शुक्रिया। विकी, एकाएक वो बड़े अपरिचित स्वर में बोली। मुझसे एक बार फिर मिलोगे? जरूर। क्यों नहीं मिलूंगा? क्या बात है? ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कभी फोन करके ही अलविदा कह दो हमेशा के लिए। शबनम, तुम बार बार मुझे यूं क्यों जताती हो जैसे मैं तुम्हारे साथ दगा करके चुपचाप कहीं खिसक जाने की फिराक में हूं? मैं ऐसा कुछ नहीं जता रही। मैं तुमसे सिर्फ ये प्रार्थना कर रही हूं कि मुझसे मिलकर बिछोड़ना। फिर वही भावुकता वाली बातें। मिलोगे ना एक बार? जरूर मिलूंगा यार, एक बार क्या 1000 बार मिलूंगा। शुक्रिया। और भगवान के लिए मुझ पर खफा मत हो। फिर लाइन कट गई। विकास ने भी बड़े भारी मन से रिसीवर हुक पर टांग दिया। वो महसूस कर रहा था कि उसे शबनम के साथ तल्खी से नहीं बोलना चाहिए था। कोई वजह न होने के बावजूद वो भी पता नहीं क्यों अपने आप को शबनम का गुनहगार महसूस कर रहा था। वो कार पर सवार हुआ और होटल रूप महल पहुंचा। वो बार में पहुंचा। बार लगभग खाली था। मनोहर लाल बार काउंटर पर बैठा बारमैन से बातें कर रहा था। उस वक्त वो कर्नल के यूनिफॉर्म में नहीं था। बार में दाखिल होते ही विकास ने बारमैन को कहते सुना। ऐसे तो बात कुछ बनी नहीं साहब। मेरे ख्याल से आप कुछ गलत कह रहे हैं। मनोहर के चेहरे पर उस वक्त ऐसे भाव थे जैसे अकल से उसका कोई दूर दराज का ही रिश्ता था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और लगता था जैसे वो दिमाग पर बहुत जोर दे रहा हो। भाई, मैंने वैसे ही कहा है जैसे किसी ने मुझे कहा था। सुनो, मैं फिर कहता हूँ। मैं तुमसे 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम मुझे 20 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। पहले भी मैंने यही नहीं कहा था? कहा तो आपने यही था साहब, लेकिन इस तरह से आप शर्त जीत कर भी 20 रुपए का घाटा में होंगे।
तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप कुछ गलत कह रहे हैं। मनोहर फिर सोच में पड़ गया, जैसे उसे बारमैन की बात ठीक लग रही हो। विकास काउंटर पर बोला। विकास काउंटर पर पहुंचा। यस सर, बारमैन उससे बोला। विकास ने विस्की का ऑर्डर दिया। मनोहर की तरफ उसने आंख भी उठाकर नहीं देखा। बारमैन ने उसे विस्की सर्व कर दी, फिर मनोहर के पास पहुंचा। अगर आपको गारंटी है साहब, बारमैन मनोहर से बोला, कि आप ठीक कह रहे हैं, तो आप 50 रुपए निकालिए। मनोहर ने अपना पर्स निकाला। उसमें से एक 50 का नोट छांट कर उसने अपने सामने काउंटर पर रख दिया। ये 50 का नोट आप मुझे मेरे 20 के नोट के बदले में देंगे? बारमैन अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। इसी बात की 10 रुपए की शर्त है ना? हाँ, मनोहर बोला। ये नोट नकली तो नहीं है? तुम खुद परख लो। बारमैन ने नोट उठा लिया। उसने उसे खूब अच्छी तरह से परखा, फिर संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए उसे वापस मनोहर के सामने रख दिया। अब लग जाए शर्त, मनोहर बोला। आप घाटे में रहेंगे साहब, बारमैन बोला। तुम्हें क्या? तुम बोलो, शर्त लगाते हो या नहीं? बारमैन ने फिर मन ही मन हिसाब लगाया और फिर मनोहर की अकल पर तरस खाते हुए 10 का नोट निकाला और अपने और मनोहर के बीच काउंटर पर रख दिया। मनोहर ने उसके नोट के ऊपर अपना 10 का नोट रख दिया। अब शर्त यह है, मनोहर बोला, कि तुम मुझे 20 का नोट दोगे, बदले में मैं तुम्हें 50 का नोट दूंगा। जो शर्त जीते वो 10 के ये दोनों नोट ले जाए, ठीक है? बारमैन ने सहमति में सिर हिलाया। अब 20 का नोट निकालो। बारमैन ने एक 20 का नोट निकालकर मनोहर को दिया और बोला, अब आप मुझे 50 का नोट दीजिए। मनोहर ने वो 20 का नोट अपनी जेब में डाल लिया, फिर उसने अपना 50 का नोट भी उठाकर जेब में डाल लिया और खेदपूर्ण स्वर में बोला, मैं शर्त हार गया। दोनों 10 के नोट तुम्हारे हुए, तुम शर्त जीत गए। बारमैन उल्लुओं की तरह पलकते झपकता हुआ उसे देखता रहा। फिर उसने बेमन से 10-10 के दो नोट उठा लिए। यानी कि शर्त जीत कर भी मैं 10 रुपए घाटे में रहा, वो बोला। जाहिर है, मनोहर बड़े इत्मीनान से बोला। खैर, कोई बात नहीं, मैंने एक नया सबक सीखा। इन 10 रुपयों की कसर तो मैं आप ही की तरह शर्त लगाकर किसी भी ग्राहक से निकाल लूंगा। जरूर। 10 की ही कसर क्यों, मैं किसी से 100 रुपए की शर्त लगा सकता हूं कि कोई मुझे 200 रुपये देगा तो मैं उसे 500 रुपये दूंगा। ऐसा भूल कर भी मत करना मेरे भाई। क्यों? छोटी मोटी रकम के नुकसान को लोग मजाक में ले सकते हैं। 10 रुपए की शर्त में बेवकूफ बनने में वो अपनी अकल को कोसेंगे, लेकिन 100 रुपए की रकम में बेवकूफ बनने पर वो सारे सिलसिले को मजाक में नहीं लेंगे। फिर वो इसे ठगी और धोखाधड़ी की संज्ञा देंगे और अपनी रकम वापस मांगने लगेंगे। तुम रकम वापस नहीं दोगे तो झगड़े फसाद की नौबत आ जाएगी। फिर मालिक अगर ग्राहक का पक्ष लेगा तो तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे, तुम्हारा पक्ष लेगा तो ग्राहक खफा हो जाएगा और फिर ना केवल दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा, बल्कि और लोगों में भी तुम्हारे बार को बदनाम कर देगा कि यहाँ तो ठगी होती है। ओह। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन 10 रुपए की शर्त तो मैं कई लोगों से लगा सकता हूँ। हाँ, 10 रुपए के नुकसान को लोग मजाक में उड़ा देंगे। ठीक है, एक जाम तुम मेरे साथ पियोगे? मैं माफी चाहता हूँ साहब, यहाँ ड्यूटी के वक्त में बारमैन को पीने की इजाजत नहीं है। ओह, और मुझे अकेले पीने में मजा नहीं आ रहा। साहब को साथी बना लीजिए, बारमैन विकास की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अच्छी सलाह दी तुमने, मनोहर बोला। फिर वो विकास से संबोधित हुआ। एक ड्रिंक मेरे साथ हो जाए नौजवान? क्यों नहीं, विकास बोला। मैं खुद अकेले पीते बोर हो जाता हूँ। ये की ना मेरे दिल की बात। तो फिर चलो उधर टेबल पर चलकर इत्मीनान से बैठते हैं। बारमैन, अगला राउंड मेरी तरफ से, उधर टेबल पर। बारमैन ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों ने अपने अपने गिलास उठाए और एक मेज पर आ बैठे।
विकास ने जेब से चली हुई गोली निकाली और उसे चुपचाप मनोहर की हथेली में सरका दिया। महाजन के घर में 45 कैलिबर की रिवॉल्वर मुझे मिल गई थी। ये उसी में से चली हुई टेस्ट बुलेट है। अब तुम किसी तरह पुलिस के पास मौजूद घातक गोली से इसका मिलान करवाओ। अगर पुलिस ने मुझसे ये पूछा कि मेरे पास गोली कहाँ से आई तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? पुलिस और तुम्हारे विनोदपुरी नाम के उस प्रेस रिपोर्टर दोस्त को यह बात पहले से ही मालूम है कि तुम मनोहर कहानियों के लिए महाजन के कत्ल की सत्य कथा तैयार करने के लिए मटेरियल जमा कर रहे हो। ये बात और लोगों को भी मालूम हो सकती है। तुम कह सकते हो कि किसी ने गोली लिफाफे में बंद करके तुम्हारे होटल के कमरे में डाल दी थी और तुम्हें एक गुमनाम टेलीफोन कॉल करके कहा था कि वह गोली घातक गोली से मिलती जुलती हो सकती है। उसी ने तुम्हें कहा कि तुम गोली को पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट से चेक करवाओ। वो तुम्हें कल फ़ोन करके कुछ पूछेगा कि गोली मिली थी या नहीं। अगर गोली मिलती हुई पाई गई तो वो तुम्हें यह भी बता देगा कि घातक गोली चलाने वाली रिवॉल्वर कहाँ है। खलीफा, खुदा ने यही तो सबसे बड़ा गुण दिया है तुम्हें कि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं। पुलिस गोली की ये कहानी जब तुम्हारे मुंह से सुनेगी तो देख लेना, कोई इस बारे में तुमसे सवाल तक नहीं करेगा। उल्टे वो तुम्हें सहयोग देंगे कि शायद मर्डर वेपन तक वो तुम्हारे माध्यम से पहुंचने में कामयाब हो जाए। अच्छी बात है। अगर ये घातक गोली गोली से मिलती हुई तो अगर ये गोली घातक गोली से मिलती हुई तो तुम्हारे रिवॉल्वर वापस महाजन के घर में पहुंचाने में तो तुम्हें रिवॉल्वर वापस महाजन के घर में पहुंचाने में मेरी मदद करनी होगी। वो रिवॉल्वर तुम्हारे पास है? हाँ, इस वक्त वो मेरी एक किराए की कार में मौजूद है। मैं उसे यथास्थान रखने के लिए कोठी पर वापस गया था तो पाया था कि वो सुनैना लौट चुकी थी और तुम्हें भी वो अपने साथ लेकर आई थी। मुझे कोठी में दोबारा दाखिल होने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन तुम तो रिवॉल्वर में से टेस्ट बुलेट कोठी में ही चलाने वाले थे। मेरा ऐसा इरादा था, लेकिन दिन दहाड़े कोठी में गोली चलाना मुझे बहुत खतरनाक लगा था। इसलिए मैं रिवॉल्वर के साथ बहुत दूर कहीं निकल गया था। इसलिए मैं रिवॉल्वर कोठी में वापस रख कर नहीं आ सका। ओह, सुनैना के साथ कैसी पटी? छोड़ो, शरीफ लोग ऐसे सवाल नहीं करते। शरीफ लोग कौन है यहाँ? मैं शरीफ या तुम शरीफ हो, या वो बारमैन शरीफ है जो तुमसे ठगी का लटका सीख कर आगे अपने ग्राहकों को थूक लगाने की तैयारी कर रहा है? मनोहर ने जवाब नहीं दिया। बहरहाल बात सुनैना की हो रही थी। हाँ, तुम्हारा रोब उस पर गालिब हो गया था। वो तो इसी बात से जाहिर था कि वो तुम्हें घर लेकर आई थी। केस से ताल्लुक रखती कुछ बातें भी हुई थी या? बहुत बातें हुई। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई सेंसेशनल बात नहीं मालूम हो सकी। अलबत्ता उसने इस बात का जिक्र ज़रूर किया था कि उसके पति के पास एक 45 कैलिबर की रिवॉल्वर थी जो उसके पति को मिल नहीं रही थी। मिल नहीं रही थी क्या मतलब? ये बात उसने उस शाम के जिक्र के दौरान कही थी जब उनके लेटर बॉक्स में वो कत्ल की धमकी वाली चिट्ठी पड़ी पाई गई थी। वो चिट्ठी पढ़ते ही महाजन पर पहली प्रतिक्रिया यही हुई थी कि वो अपनी रिवॉल्वर निकालने चल पड़ा था। लेकिन रिवॉल्वर उसे अपनी मेज के दराज में वहां नहीं मिली थी जहां वो हमेशा पाई जाती थी। क्या पता वो झूठ बोल रही हो। भाई, मुझे तो वो झूठ बोलती लगी नहीं। रिवॉल्वर के बारे में तुमने उससे और कुछ पूछा था? न, मैंने तो पहले भी अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछा था। मैं पूछता तो वो मुझ पर शक करती कि मुझे कैसे मालूम था कि महाजन के पास वैसी कोई रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर के बारे में उसने जो कुछ कहा था खुद ही कहा था। महाजन को मिली धमकी भरी चिट्ठी के संदर्भ में रिवॉल्वर का जिक्र आना स्वाभाविक था। खलीफा, इस बात में कोई भेद है। कैसा भेद? लगता है वो विशेष रूप से इस बात को लोगों की जानकारी में लाने की इच्छुक है कि कत्ल से पहली रात को महाजन की रिवॉल्वर गायब हो गई थी। आखिर तुम्हें वो मनोहर कहानियों का प्रतिनिधि समझ रही थी। उसकी निगाह में जो कुछ वो तुम्हें बता रही थी वो सब छपना था। इसलिए उसने रिवॉल्वर गायब होने की बात खास तौर से तुम्हें बताई। लेकिन मैंने रिवॉल्वर वहीं पड़ी पाई थी जहां की वो होनी चाहिए थी। गुरु, उसे रिवॉल्वर का जिक्र करने की क्या जरूरत थी?
जरूर ऐसा उसने ये जताने के लिए किया था कि वो अपने पति के कत्ल में इस्तेमाल के लिए रिवॉल्वर उसे उपलब्ध नहीं थी। लेकिन ये तो आबैल मुझे मारने वाली बात हो गई। अगर उसने अपने पति का कत्ल किया था तो उसके लिए ये बेहतर बात नहीं थी वो रिवॉल्वर के बारे में एकदम खामोशी रहती। जरूर रिवॉल्वर वाली बात उसके जहन पर हावी थी। उसकी गिल्टी कॉन्शियस ने ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया मालूम होता है। गुरु, हत्यारे के अलावा ये बात और किसी को नहीं मालूम हो सकती कि महाजन के रिवॉल्वर का केस से कोई रिश्ता था। देखो, तुम उसे हत्यारी समझ रहे हो इसलिए तुम्हें उसकी हर बात शक के काबिल लगती है। लेकिन फर्ज करो कि वो बेगुनाह है, फिर? तभी उनके ड्रिंक लेकर खुद बारमैन वहां पहुंचा। मनोहर खामोश हो गया। बारमैन ने बड़े यत्न के साथ दोनों को ड्रिंक सर्व की और वहां से चला गया। ये ड्रिंक्स लेकर खुद क्यों आया? विकास संदिग्ध भाव से बोला। किसी वेटर को क्यों नहीं भेजा? वेटर उपलब्ध नहीं होगा। कहीं ये मेरी सूरत अच्छी तरह से देखने के लिए ही तो यहां नहीं आया था। सूरत तो वो तब तुम्हारी सूरत तो वो तुम्हारी तब भी देख सकता था जब तुम काउंटर पर बैठे थे। तब उसका सारा ध्यान तुम्हारी तरफ था। तुमसे 20 रुपए जीतने की उम्मीद जो कर रहा था वो। और फिर यहाँ के मुकाबले में वहां रोशनी भी कम थी। तुम्हारे दिल में चोर है इसलिए तुम्हें वहम लग रहा है। उसने तुम्हारी तरफ उतनी ही तवज्जो दी थी जितनी मेरी तरफ। नामुमकिन। वैसे तुम्हें तो वो उम्र भर याद रखेगा। बेचारे गरीब आदमी को खामखा 10 रुपए की थूक लगा दी। प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए बरखुरदार। और फिर जो आदमी हराम के पैसे का लालच करे वो ना बेचारा होता है और ना गरीब। तुम्हारे मोटे बकरे का क्या हाल है? हलाल हुआ या नहीं? कौन सा मोटा बकरा? काटजू। ये नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मनोहर तीखे स्वर में बोला। बस हो गया। जरूर शबनम ने बताया होगा। नहीं, वो तुम्हारी चेली है। तुम्हारे धंधे से ताल्लुक रखती कोई बात ना वो मुझे बताती है ना मुझसे पूछता हूं। तो फिर? ओह, याद आया। उस रोज डाइनिंग हॉल में तुम उसके पीछे ही तो बैठे हुए थे। जरूर तुमने शबनम और काटजू का वार्तालाप सुना होगा। विकास तनिक धूर्ततापूर्ण ढंग से हंसा। बकरे का हाल अच्छा है। इस बार मनोहर बड़े इत्मीनान से बोला। बहुत जल्दी हलाल होने वाला है। सच पूछो तो वो तो हलाल होने के लिए तड़प रहा है। हम ही उसे थोड़ी ढील दे रहे हैं। क्यों? तुम्हारा झमेला जो निपटाना है। काटजू का माल पीटने के बाद हमने इस शहर से कूच कर जाना है। और तुम्हें मझधार में छोड़कर हम यहां से जाना नहीं चाहते। शुक्रिया। मनोहर ने अपना विस्की का गिलास उठाकर अपने होठों की तरफ बढ़ाया। एकाएक उसका हाथ रास्ते में ही ठिठक गया। क्या हुआ? विकास बोला। वो बारमैन, मनोहर धीरे से बोला। कहाँ गया? काउंटर के पीछे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे बार छोड़कर वो जा तो नहीं सकता कहीं? विकास तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने भी बार काउंटर की तरफ देखा। बार का वातावरण एकाएक उसे बेहद खामोश और ब्लेड की धार जैसा पैना लगने लगा। विकास ने देखा कि बार से थोड़ा परे एक दरवाजा था जिस पर ऑफिस लिखा था। तभी उसने बारमैन को उस दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसकी विकास से निगाह मिली तो उसने फौरन निगाह फेर ली। कोई गड़बड़ है, विकास बोला। उठो, मनोहर निर्णयात्मक स्वर में बोला। दोनों फौरन उठे। अपने विस्की के गिलास उन्होंने जानबूझकर खाली नहीं किए ताकि ऐसा लगे कि वो अभी जा नहीं रहे। पुलिस, एकाएक मनोहर के मुंह से निकला। विकास ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सड़क पर उसी क्षण एक पुलिस की कार आकर रुकी थी। तुम पिछवाड़े की तरफ कोई निकासी का रास्ता तलाश करो, मनोहर जल्दी से बोला। पुलिस को मैं यहां अटकाता हूं। बार के पिछवाड़े के एक दरवाजे पर टॉयलेट लिखा दिखाई दे रहा था। विकास फौरन उसकी तरफ बढ़ा। बारमैन उस वक्त शायद पुलिस के स्वागत के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने विकास को पिछवाड़े की तरफ बढ़ते नहीं देखा था। मनोहर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। विस्की के दोनों गिलास उसने खुद ही खाली कर दिए। विकास दरवाजे से पार हुआ कि हाल में पुलिस ने कदम रखा। कर्नल साहब? हॉल में किसी की हैरानी भरी आवाज आई।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर तिवारी? मनोहर लाल की धीर गंभीर आवाज आई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपसे यूं मुलाकात हो गई। मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। साहब, बारमैन का व्यग्र स्वर सुनाई दिया। आपको फोन मैंने किया था? इंस्पेक्टर बोला। कहाँ है वो? वो उधर टेबल पर इन साहब के साथ बैठा हुआ था। अखबार में छपे उसके हुलिये से मैंने उसे फौरन पहचान लिया था। अपनी सूरत छुपाने के खातिर हैट लगाए हुए था, लेकिन मैंने उसे करीब जाकर खूब अच्छी तरह से देखा था। वो कहाँ गायब हो गया साहब? कौन कहाँ गया? मनोहर सकपका कर बोला। वो नौजवान जो मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था? हाँ। वो तो कब का चला गया। बात क्या है? कर्नल साहब, वो कौन था? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे क्या पता वो कौन था। वो तन्हा था, मैं तन्हा था। अकेले पीने में हम दोनों को मजा नहीं आ रहा था। इस बारमैन की राय पर ही हम दोनों ड्रिंक शेयर करने की गरज से बैठ गए थे, लेकिन वो तो मेरे साथ एक ही ड्रिंक पीने के बाद उठकर चला गया। शायद उसे मेरी सोबत पसंद नहीं आई। आपने उससे उसका नाम पूछा था? वो टिकता तो जरूर पूछता। वो महाजन का हत्यारा था। बारमैन ने उसे पहचान लिया था। इसी ने हमें फोन किया था। हम उड़ते हुए यहां पहुंचे हैं। इस वक्त सारी इमारत के गिर्द पुलिस का घेरा है। वो आदमी विकास गुप्ता था? मनोहर सख्त हैरानी और अविश्वास भरे स्वर में बोला। जी हाँ। कमाल है। ऐसा इत्तेफाक तो फिल्मों में ही होता है। यानी कि जिस कत्ल की मैं रिसर्च कर रहा हूं उसके लिए जिम्मेदार आदमी अभी मेरे साथ बैठा हुआ था। ऐसा ही मालूम होता है। मुझे विश्वास नहीं होता। हत्यारे के हुलिये की वाकफियत तो आपको भी थी। आप बताइए, वो आदमी हत्यारा था या नहीं? मनोहर कुछ क्षण सोचने का अभिनय करता रहा और बोला, वही इंस्पेक्टर साहब, अखबार में हुले अखबार में छपे हुलिये जैसा लगता तो वो जरूर था। वो वही था, बारमैन पूरे विश्वास के साथ बोला। शायद वो अभी यहीं हो। इंस्पेक्टर बोला। उसे तलाश करो। हॉल के फर्श पर भारी कदमों के पड़ने की आवाज आई। विकास दरवाजे के पास से हट गया। उसने देखा वो उस वक्त एक छोटे से गलियारे में था, जिसकी बाईं तरफ टॉयलेट था। दाईं तरफ दो दरवाजे और थे, जिनमें से एक को ताला लगा हुआ था, लेकिन दूसरे की केवल कुंडी लगी दिखाई दे रही थी। वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मनोहर की आवाज आई। मेरे साथ जो नौजवान था वो मेरे सामने उस सामने वाले दरवाजे से बाहर गया था। अगर वही हत्यारा था तो आपको उसे आसपास के इलाके में तलाश करना चाहिए। आप यहाँ वक्त बर्बाद करेंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। वो यहाँ नहीं मालूम होता। अंत में इंस्पेक्टर का निर्णयात्मक स्वर सुनाई दिया। बाहर चलो और उसकी तलाश में आसपास फैल जाओ। इस बार विकास को अपने सामने वाले दरवाजे से परे जाते कदमों की आवाज आई। उसकी जान में जान आई। बारमैन, इंस्पेक्टर बोला। वो क्या पहने हुए था? नीला सूट, बारमैन तत्पर स्वर में बोला। सफेद कमीज, नीली टाई, नीला हैट। थोड़ी देर तक बाहर का हाल बाहर जाते कदमों से गूंजता, फिर सन्नाटा छा गया। कर्नल साहब, फिर इंस्पेक्टर की आवाज आई। आप कह रहे थे आप मुझे फोन करने वाले थे? जी हाँ। किस लिए? इंस्पेक्टर साहब, आज कोई मेरे होटल के कमरे में पहले एक सादा लिफाफा डाल गया और फिर मुझे फोन करके बोला, चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। इससे आपके काम का हर्जा भी नहीं होगा। बारमैन, कितने का बिल हुआ हमारा? फिर कुछ क्षण की खामोशी के बाद हॉल से बाहर निकलते दो जोड़ी कदमों की आवाज आई। फिर खामोशी। विकास बिना ताले वाले दरवाजे के पास पहुंचा। उसने उसकी कुंडी खोलकर भीतर झांका। भीतर पुराना टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। कमरे से पार एक खिड़की भी थी जो बंद थी। वो बड़ी कठिनाई से उस खिड़की के पास पहुंचा। कुछ फर्नीचर खामोशी से इधर उधर सरकाकर उसने खिड़की खोली। खिड़की खुलती तो बाहर एक गली में थी, लेकिन उस पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। उसने खिड़की बंद कर दी। यानी कि बार वाले हॉल से गुजरे बिना बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था।
और बाहर सड़क पर अड़ोस पड़ोस में उसकी तलाश में पुलिस मंडरा रही थी। वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। वहां से सुरक्षित निकलने की खातिर अब एक लंबा इंतजार जरूरी था।